नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज मैं आप सबके समक्ष राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा आंदोलन एक समुदाय के द्वारा जो हमेशा किया जा रहा है, अपने हक को लेने के लिए बार बार किया जा रहा है, मगर उसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे गुर्जर आंदोलन की और 28 सालों के उनके संघर्ष की, जिसमें उन्होंने 70 गुर्जर युवाओं का बलिदान दिया। उसके बावजूद भी उनको अपना हक नहीं मिल पाया है। यहां पर बात गुर्जर आंदोलन की इसलिए नहीं है कि आरक्षण के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं, आरक्षण के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं। बात यहां पर हक की है, अधिकार की है। बात यहां पर समानता के सिद्धांत की वास्तविक स्वरूप को लागू करने की है। जब हम गुर्जर आंदोलन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके मध्य एक जो चीज उभर कर सामने आती है, एक मुद्दा जो उभर कर सामने आता है, वह मुद्दा है गुर्जर समुदाय को उसका हक देना। और हक किस रूप में देना? सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर देना। सरकारी नौकरियों में उनकी पोजीशनिंग होना चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान में अन्य समुदायों का प्रशासनिक से लेकर राजनीतिक स्तर पर दबदबा है, उस दबदबे के कारण गुर्जर समुदाय के मध्य एक असंतोष की भावना यह पैदा हुई कि मेहनत तो वह भी करते हैं, पढ़ाई तो उनके बच्चे भी करते हैं, मगर उनको वह पोजीशन क्यों नहीं मिल पा रही है। 1981 से गुर्जर आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में तेजी से हुई थी और आज 2020 हो रहा है, यानी 50 साल। और 50 साल के बाद भी सिर्फ एक चीज उनके समक्ष है, वह है संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। आखिर यह सिचुएशन है क्या? क्या आंदोलन किसी आरक्षण के लिए एक सही चीज है, या आरक्षण किसी भी जाति के उत्थान का एक माध्यम हो सकता है? जब आरक्षण पर भारतीय की संविधान सभा में डिबेट हो रही थी, जब आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा गहन विमर्श हो रहा था कि किस प्रकार से समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्यधारा में शामिल किया जाए, उसके लिए कौन सी नीति, कौन सी पॉलिसी सरकार को अपनाना चाहिए, तो एक मुद्दा वहां पर उभर कर आ रहा था कि हम ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेट पॉलिसी लेंगे जो सिर्फ समाज के वंचित डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनको हम मुख्यधारा में शामिल करेंगे, उनको हम समाज के अन्य तबकों के बराबर लाएंगे। मगर बाबा साहब ने वहां पर एक चीज और उठाई थी कि हम 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे और हमें लगेगा कि वास्तविक रूप से उन्होंने वह पोजीशन प्राप्त कर ली है, तो हम रिजर्वेशन को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। मगर दोस्तों, यह भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य मान लीजिए, या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा माहौल, एक ऐसा संजोग मान लीजिए कि आज आजादी के 70 साल बाद भी आरक्षण राजनीति का पर्याय अंग बन चुका है। यह एक उस बेशकीमती ट्रॉफी की तरह बन चुका है जिसको पाने के लिए सभी जातीय समुदायों के मध्य प्रतिस्पर्धा का माहौल देखा गया है। और कहीं ना कहीं आरक्षण की नीति ने भारत की संविधान सभा की प्रस्तावना में उल्लिखित विविधता में एकता, आपसी भाईचारे की भावना के विपरीत भी काम करने का प्रयास किया है। इसने कहीं ना कहीं हेट्रोजेनियस माहौल पैदा किया है, कटुता पैदा की है विभिन्न समुदायों के मध्य, और वह एक दूसरे को अलग अलग नजर से देखे जाने लगे हैं। दोस्तों, जब मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान बहुसंख्य रंगों वाला, बहुसंख्य समुदायों वाला एक ऐसा राज्य है जहां पर आपसी भाईचारे की मिसाल दी जाती है। राम राम सा के नाम से संबोधित करने वाले अतिथियों का ये राज्य
हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, मगर पिछले कुछ समय से या कहूं कुछ सालों से आरक्षण की नीति को लेकर जिस प्रकार से वहां पर बार बार आंदोलन होते हैं, उसने कहीं ना कहीं इस भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। 1981 में गुर्जर समुदाय ने जनजातीय दर्जे की मांग को लेकर एक डिमांड सरकार के समक्ष रखी थी कि उनको जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पर जनजातीय दर्जे की पोजीशन प्राप्त हो, ताकि वे और उनके बच्चे भी सरकारी नौकरियों में स्थान प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके। जब ये बात हो रही थी तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर, उन्होंने उनकी इस मांग को डिनाइड कर दिया, मना कर दिया, और यह कहकर मना कर दिया कि गुर्जर समुदाय तो अच्छा खासा समुदाय है, उनके पास तो अच्छे दुधारू पशु हैं, उसके माध्यम से उनका अच्छा खासा पोजीशन भी है, उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर एक चीज कोट करना चाहूंगा कि दोस्तों, जब 1951 में जब राजस्थान का गठन हो गया था, पुनर्गठन राजस्थान का हो गया था, उस समय जब मीणा समुदाय को पोजीशनिंग दी जा रही थी, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जा रहा था, उस समय गुर्जर समुदाय की स्थिति भी मीणा समुदाय की भांति ही थी, मगर उस समय गुर्जर समुदाय को एक लड़ाकू जनजातीय जाति बताकर आरक्षण की इस भावना से विपरीत रखा गया। मगर 1980 के दशक को आते आते गुर्जर समुदाय को यह एहसास होने लग गया था कि वह काफी पिछड़ चुका है, उसको भी मुख्य धारा में आने के लिए नीति में परिवर्तन के माध्यम से कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों 1980-85 तक आते आते मीणा समुदाय ने राजस्थान के तकरीबन सारे प्रशासनिक ढांचे पर कब्जा कर लिया था। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रही है। गुर्जर आरक्षण नीति और गुर्जर आंदोलन, M.K. भैरवाल साहब की किताब पे इन्होंने इसमें बताया है कि ऐसा गुर्जर समुदाय को महसूस होने लग गया था और उनको ओबीसी में तो शामिल कर लिया गया था। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो ओबीसी में तो शामिल कर लिया गया था। 1993 में उनको ओबीसी में शामिल कर लिया गया था, मगर उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी, वह मांग थी अलग से रिजर्वेशन प्राप्त करने की, एसबीसी या एमबीसी के तहत 5% आरक्षण पाने की। 2000 में, सन 2000 के लमसम गुर्जर समुदाय ने एक आंदोलन खड़ा किया, गांव-गांव जाके लोगों से मिलना और आरक्षण के लिए एक माहौल बनाने का काम तैयार हुआ। और इसको एक वैधानिकता जब मिली, एक गति तब मिली कि जब 2003 के चुनाव प्रचार में वसुंधरा राजे ने गुर्जर समुदाय से वादा किया कि अगर वह चुनाव जीत जाती हैं तो गुर्जर समुदाय को उनका हक मिलेगा। कहीं ना कहीं इस मांग को एक गति मिलने लग गई थी कि हाँ, गुर्जर समुदाय को उसका हक मिलना चाहिए, उसकी मांग, उसका अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस प्रारंभ हो गया। दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं तो गुर्जर समुदाय की इस डिमांड को बड़े ही काबिल तरीके से तब रखा गया जब 2007 के अंदर सरकार बनने के 2-3 साल के बाद भी जब वसुंधरा राजे ने गुर्जर समुदाय की मांगों को पूरा नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया। और उस बड़े आंदोलन के माध्यम से रेल रोक दी गई। रेल रोककर कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष
एक चुनौती पैदा कर दी गई। और इस दौर में दोस्तों एक चीज और देखी गई कि एक जातीय टकराव भी मीणा और गुर्जर समुदाय के मध्य देखा जाने लग गया, क्योंकि मीणा समुदाय का मानना था कि गुर्जर समुदाय उनका हक को ले रहा है, उनके क्योंकि जनजातीय दर्जे की मांग कर रहे थे। मगर 2007 के अंदर दोस्तों एक बड़ी लड़ाई होती है जिसमें 70 गुर्जर शहीद हो जाते हैं। गोलीबारी होती है पुलिस प्रशासन के बीच में और गुर्जर समुदाय के बीच में। ये एक बड़ा आंदोलन हो जाता है। उसके बाद सरकार कुछ मुद्दे लाती है, कुछ समझौते करती है, गुर्जर देवनारायण समिति बनाती हैं, छात्रावास के माध्यम से लड़कियों को स्कूटी देने का काम करती है। ये 50 तरह के एजेंडे लाया जाता है, मगर रिजर्वेशन अभी भी एक मुद्दा बना होता है। क्योंकि जब हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमें रिजर्वेशन की बात करने से पहले राजस्थान में रिजर्वेशन की वास्तविक स्थिति क्या है उसको भी देखने की जरूरत है। वहां ओबीसी को 27% आरक्षण है, अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और आर्थिक रूप से पिछड़े जो अभी मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस लागू किया था 10%, ऐसे करके 59.5 हो जा रहा है। मगर आर्थिक रूप से हम हटा देते हैं 10% को तो 49.5 हो रहा है। और इंदिरा साहनी केस में 1992 में 1992 में एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट में यह बताने का प्रयास किया गया था कि कोई भी आरक्षण की सीमा 50% से क्रॉस नहीं करेगी। अगर वह कर जाती है तो वह समाप्त मानी जाएगी। और यह 49.5% आरक्षण ऑलरेडी राजस्थान में लागू है, तो गुर्जर समुदाय को कैसे रिजर्वेशन दे। जब वो 5% सरकार लागू करती है तो वो 50% से ऊपर चला जाता है और उसको कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है और उसके बाद वह समाप्त हो जाता है। अब ऐसी परिस्थितियों में गुर्जर समुदाय के समक्ष आंदोलन करना है। अब वो आंदोलन करना है, पर आंदोलन के आगे एजेंडे क्या हैं? क्या 28 सालों से हम सीरियसनेस 28 साल से देखते हैं, 1991 से अगर हम देखें 1992 से, तो क्या 28 ईयर से गुर्जर समुदाय का आंदोलन राजनीतिक ज्वाला का हिस्सा बना हुआ है? या गुर्जर समुदाय के नेताओं के अंदर वह मर्यादा, वह जोश, वह जज्बा समाप्त हो गया है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समुदाय के युवाओं को रास्ते से भटकाने के लिए ये बार बार आंदोलन की दिशा में बढ़ जाते हैं, मगर उस आंदोलन का नतीजा कुछ नहीं होता है। बेआता सा बातें करके वापस 15, 20, 25 दिन में आंदोलन समाप्त कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान की राजनीति में 10% की हिस्सेदारी रखने वाला गुर्जर समुदाय इतना भी कमजोर नहीं है कि वह आरक्षण के लिए किसी के समक्ष भीख मांगे। उनके बच्चों में, उनके युवाओं में इतना भी जज्बा है कि वह मेहनत के माध्यम से भी ये चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले बार तो हमें इस चीज को समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि मानसिकता से आरक्षण शब्द की प्रायोगिकता को हटाना होगा। हमें जज्बा है, हमें मेहनत करने का होश है, आवाज है, तो आप मेहनत कीजिए। मगर मैं ये भी नहीं कह रहा है कि हमें अपना हक नहीं लेना चाहिए, हक लेना चाहिए, मगर हक इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि वह अपने आप में ही अहक बन जाए, अनजस्टिस अपने लिए हो जाए। 28 साल की तपस्या के बाद आपको आंदोलन नहीं, आरक्षण का कोई वह नहीं मिल पा रहा, आपको एमबीसी का बैकलॉग नहीं मिल पा रहा। सरकारें कहती है हम बैकलॉग देंगे, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का 5% आरक्षण लागू करके हम पीछे से सरकारी नौकरियों में पोजीशनिंग देंगे, मगर क्या वास्तविकता में यह प्रतिरूप हो पाता है? गुर्जर समुदाय के नेता आपके समक्ष आते हैं, आपके समक्ष उठकर आते हैं और आपको बोलते हैं अगर आप साथ दोगे तो हम कबड्डी खेल जाएंगे। समुदाय ने उनको कबड्डी खिलाने के उनको साथ देते हैं, मैदान में उतारते हैं, मगर वो जल्दी आउट होकर बैठ जाते हैं। अब कबड्डी कौन खेलेगा? क्या कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी बार बार आपकी कबड्डी खेलेंगे? और कबड्डी खेलेंगे तो क्या बार बार वो राजनीतिक पार्टियां बदल बदल के क्या उस हिस्से पर पहुंच जाएंगे जिस हिस्से पर उनको पहुंचना चाहिए? दोस्तों यह चीज, इस मानसिकता को हमें समझना होगा, मेहनत हमें करना होगा और मेहनत के माध्यम से
मैं ये नहीं कह रहा बेसला साहब की मेहनत गलत है, बेसला साहब बहुत तपस्या कर रहे हैं गुजर समुदाय को उसका स्थान दिलाने के लिए, बेसला साहब ने बहुत मेहनत की है गुजर समुदाय को उनका पोजीशनिंग दिलाने के लिए, मगर आरक्षण की प्रायोगिकता को समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्यों से भटकना हमारे लिए सही नहीं होगा। गुजर समुदाय का हमेशा ये मानना रहा है, गुजर समुदाय को एक बहादुर कौम माना जाता है और ये हमेशा हर जगह माना जाता है। तो इस बहादुर कौम की मर्यादा मान को भी हमें रखना होगा। हमें कैसे आरक्षण की इस वास्तविकता को उबारना होगा, कैसे गुजर आंदोलन की इस महापंचायत के बाद क्या डिसीजन लेते हैं, क्या वह डिसीजन राजनीतिक अखाड़े के साधन बन जाएंगे। कई लोग इस आंदोलन से उभरकर राजनीतिक पोजीशन प्राप्त कर लिए और गुजर समुदाय को राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के साथ बंद कर वापस उसके आंखों को मार देने में भी किसी प्रकार का उनको संकोच नहीं हुआ है। दोस्तों, लास्ट नोट द लिस्ट, इस चीज को समझना होगा, अंतिम मगर समाप्त नहीं है। हमें यह चीज लड़ना होगा कि अगर आप आरक्षण ले रहे हो तो उसको ले लीजिए या उसको दिमाग से निकाल दीजिए। आप बार बार आरक्षण के हर 5 साल 2 साल में लड़ाई लड़के खड़े होके आप उस चीज से, अपने रास्तों से भी भटक जाते हो, अपनी पोजीशनिंग भी नहीं प्राप्त कर पाते हो। मैं बेसला साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमेशा गुजर समुदाय को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। उन्होंने भारतीय सेना से रिटायर्ड होने के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी ने जिस प्रकार से गुजर समुदाय को एक सहारा दिया, एक रास्ता दिखाया, एक नया जज्बा, एक नया जोश दिया, वह काबिले तारीफ हैं। और गुजर समुदाय के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर मेहनत करना चाहिए, अपने जज्बे से, अपने होश से। आरक्षण के बिना भी और आरक्षण से भी अगर आप अपने पोजीशन को पा सकते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। गुजर आंदोलन का क्या हमेशा गुजर आंदोलन क्या राजनीतिक का शिकार होता रहेगा? क्या इस गुजर आंदोलन में राजनीतिक बदबू हमेशा आती रहेगी? इसको सबसे पहले अगर हमें इसकी पवित्रता का समझना है, इसकी वास्तविकता को समझना है, तो दोस्तों इस आंदोलन के लिए, इस आरक्षण के लिए हमें एक नए होश के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग और नई आशा के साथ, एक नए विश्वास के साथ लड़ना होगा। और अपने अधिकार को प्राप्त करने के बाद हम जल्दी ही अपनी कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम के माध्यम से उन सारी पोजीशन को प्राप्त करना होगा जिस पोजीशन को आप अपना हक मानते हो, जिस पोजीशन के लिए आप लड़ना जानते हो, जिस पोजीशन से आप समाज का, राष्ट्र का और राज्य का उद्भव, उद्धार और उसको मजबूत करने में योगदान दे सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बातों को, हो सकता है कि इसमें कुछ आलोचनात्मक व्यंग्य भी हो, मगर इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 28 साल के बाद फिर हमारा आंदोलन राजनीति का शिकार हो जाएगा? क्या आंदोलन को बार बार इसी क्षणों से, इसी तपस्या से, इसी मेहनत से विखंडित करने का प्रयास किया जाएगा? इसलिए दोस्तों निवेदन करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसकी वास्तविकता को समझिए, इसके पीछे के खेल को समझिए, इसकी वास्तविकता को समझते हुए इसके ऊपर फैसला लीजिए कि क्या आंदोलन अब अंतिम रूप से नहीं होना चाहिए? क्या बार बार आंदोलन को आगे बढ़ाना गलत बात है? धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि इस माध्यम से एक छोटा सा ब्रीफ आपको देने का प्रयास किया हूं। गुजर आंदोलन के आगे की अपडेट अगर कुछ होगी और उसको राजनीतिक परिदृश्य से अगर मैं कुछ समझा सकूं तो नए वीडियो के माध्यम से फिर आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।